लिसनर्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर राकेश कुमार से, जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर हमें बताएंगे न्यूबॉर्न बेबी के बारे में, उसकी देखभाल के बारे में तथा उसको दी जाने वाली प्रॉपर फीडिंग, वैक्सीनेशन और हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम को दूर करने के बारे में। वेलकम टू अवर शो डॉक्टर। आज हम सबसे पहले बात करेंगे न्यूबॉर्न बेबी की, एक नवजात शिशु की, उसके रहने, खाने पीने और वैक्सीनेशन की। तो डॉक्टर, कब और कैसे एक न्यूबॉर्न बेबी की फीडिंग शुरू करनी चाहिए? न्यूबॉर्न बेबी की फीडिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि जब भी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बच्चे को जितना जल्दी, जो कि हम कहते हैं आधे से 1 घंटे में, माँ का दूध दे देना चाहिए। और जब कभी ऑपरेशन से बच्चा होता है, बड़े ऑपरेशन से या सिजेरियन सेक्शन से, तो जितनी जल्दी माँ को पूरी होश हो जाती है और वो बच्चे को लेने की या दूध पिलाने की कंडीशन में आ जाती है, जो कि अमूमन 2 से 3 घंटे लगते हैं, तो उतने टाइम के अंदर बच्चे को दूध दे देना चाहिए। डॉक्टर, एक न्यूबॉर्न बेबी के यूरिन और स्टूल से हमें क्या पता चलता है? सबसे पहले तो जो नवजात बच्चा है, जिसने अभी जन्म लिया है, तो और वो यूरिन और स्टूल जो है नॉर्मल टाइम पे पास कर रहा है कि नहीं, ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उससे काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे पेशाब के रास्ते की बनावट या आंतड़ियों के रास्ते की बनावट ठीक है कि नहीं, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है, वो पता चल जाती है अगर बच्चा जिस समय पे उसको यूरिन या स्टूल करना चाहिए, अगर उस टाइम पे वो कर देता है। नॉर्मली जो बच्चा पैदा होने के बाद 24 से 48 घंटे में उसको यूरिन कर देना चाहिए, प्रेफरेबली 24 घंटे के अंदर, और स्टूल जो है वो 48 घंटे तक कर देना चाहिए। अगर इस टाइम में बच्चे ने यूरिन या स्टूल नहीं किया है तो डॉक्टर की राय लेना ज़रूरी होगा। इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे के पेशाब के रास्ते में या स्टूल के रास्ते में कोई रुकावट की दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर, बेबी के कॉर्ड की केयर कैसे करनी चाहिए? हाँ, कॉर्ड से मतलब है जो आम भाषा में हम नाड़ू बोलते हैं, या माँ और बच्चे का जो आपस में जो कनेक्शन होता है जब बच्चा पेट में होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड इसका पूरा नाम होता है। इसकी केयर जब बच्चा माँ से अलग हो जाता है डिलीवरी के बाद, तो उसको सिस्टर जो है साफ ब्लेड से या सीजर से स्टेराइल उससे काट देती हैं। और उसके ऊपर क्या दवाई लगानी चाहिए या उसका क्या ध्यान रखना चाहिए, पहले काफ़ी सब लोगों ने देखा होगा जिनके अगर छोटा बच्चा हो कि उस पर एक नीले रंग की दवाई लगाई जाती थी, जिसको हम जेंशन वायलेट बोलते हैं। आजकल ये कहा जाता है कि उसका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, कई बार वो नुकसान कर सकती है। तो आजकल जो रिकमेंडेड है कि ड्राई कॉर्ड केयर, मतलब कॉर्ड को जितना सूखा रख सकते हैं उतना सूखा रखें, और जितना सूखा रख पाएंगे उतनी ही जल्दी कॉर्ड वो अपने आप सूख जाती है और बच्चे के नाभि से अलग हो जाती है। अगर इसमें 8 से 10 दिन लग जाते हैं नॉर्मली कॉर्ड को अलग होने में, अगर उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ये भी कई बार थोड़ी खतरे की बात हो सकती है, तो डॉक्टर की राय लेनी चाहिए। डॉक्टर, एक न्यूबॉर्न बेबी की आइज़ की देखभाल भी बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में बताएं। आँख की देखभाल के लिए कोई बहुत ज़्यादा सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत नहीं होती, जब तक कि आँख में कोई दिक्कत ना हो। आम देखा गया है कि बच्चों की आँखों से पानी आता है। अगर तो वो पानी बिल्कुल साफ़ है, मतलब वो गाढ़ा पीला नहीं है, पस की तरह नहीं है, और आंखें भी बिल्कुल साफ़ हैं, लाल रंग की नहीं है, या आंखों में कोई सोजिश नहीं है, तो कोई ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो पानी है वो पस की तरह हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, आंखें चिपकने लगती हैं और आंखें लाल हो जाती हैं, तो ऐसे में गुनगुना पानी करके साफ़ रुई से आंखें दोनों साफ़ करनी हैं, और उसके बाद कोई एंटीबायोटिक ड्रॉप्स जो कि डॉक्टर की राय से लिए जा सकते हैं, वो कोई 5 से 7 दिनों के लिए देने की ज़रूरत होती। डॉक्टर, बच्चों की बात के बारे में बताएं, उनके नहलाने धुलाने के लिए, उसके लिए हमें कैसे ध्यान रखना चाहिए? हाँ, हम तो इसमें यही रिकमेंड करते हैं कि पहले 24 घंटे के अंदर बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं है। 24 घंटे हो जाने के बाद अगर तो हॉस्पिटल में डिलीवरी है और माँ किसी कारण से हॉस्पिटल में एडमिटेड है, तो वहाँ बात की अक्सर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो वैसे में एक फिर से गुनगुना पानी करके एक साफ़ कॉटन के कपड़े से बच्चे की स्पॉन्जिंग की जा सकती है। ऐसे ही घर में खास करके सर्दियों के मौसम में जब ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, धूप नहीं निकलती है, तो छोटे बच्चे को ठंड लगने का खतरा ज़्यादा होता है, तो नहलाने में बच्चे को ज़्यादा देर के लिए अनकवर करना पड़ता है।
तो ऐसे में एक दिन छोड़ के या जब मौसम साफ़ है धूप में जी बच्चे को बाथ दिया जा सकता है। डॉक्टर, हम जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं तो उसके वैक्सीनेशन के बारे में भी जानना चाहेंगे कि वो कब करी जानी चाहिए। फिर जो बच्चे अस्पताल में पैदा हो रहे हैं उनमें हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो डिस्चार्ज से पहले, बच्चे को डिस्चार्ज से पहले पहला वैक्सीनेशन दे दिया जाता है, जो कि BCG वैक्सीन होता है जो कि TB के बचाव के लिए है, और पोलियो के ड्रॉप्स जी और साथ में हेपेटाइटिस B जो पीलिया के लिए वैक्सीनेशन होता है। ये तीनों हॉस्पिटल डिलीवरीज में डिस्चार्ज से पहले दे देना चाहिए। जी और जो बच्चे घर में पैदा हुए हैं उनमें माता और पिता की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो पहले 15 दिन के अंदर कभी भी बच्चे को टीका लगवा लें। मतलब ये हुआ कि 15 दिन के अंदर अंदर बच्चे को पहला वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, अब हम ऑरली खाना कब देना शुरू कर सकते हैं बच्चों को? भारत सरकार और WHO ये सब रिकमेंड करते हैं कि माँ का ही दूध बच्चे को देना है, जिसको हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बोलते हैं, कि सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है 6 महीने तक। जी 6 महीने तक पानी या इधर उधर की चीज़ें बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दवाइयाँ अगर कोई किसी कारण से बच्चे को ज़रूरत हो वो दी जा सकती है। अदरवाइज़ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही रिकमेंड करते हैं 6 महीने तक। हाँ, 6 महीने तक बच्चे को जो माँ का दूध है बिल्कुल पूरा पड़ता है। 6 महीना ख़त्म होने पे माँ का दूध के साथ साथ और चीज़ें हमें शुरू करनी होती हैं, जैसे दूध में हम दलिया, सूजी, खीर, इस तरह की चीज़ें शुरू कर सकते हैं और फिर आस्ता आस्ता उनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, इसके माँ और बच्चे दोनों को क्या फ़ायदे हैं? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में ही बात करना हो और इसके फ़ायदे के बारे में बात करना हो तो काफ़ी लंबा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। बट संक्षेप में अगर बोला जाए जी तो कुछ फ़ायदे बच्चे को हैं, कुछ फ़ायदे माँ को भी हैं और कुछ फ़ायदे फैमिली को हैं या ओवरऑल हमारी सोसाइटी को हैं। जी सबसे पहले बच्चे को क्या फ़ायदे हैं? जी बच्चे को खास करके सेहत के फ़ायदे हैं, जो कि बहुत सारी बीमारियों से जो माँ का दूध है बच्चे को बचाता है। खास करके शुरू का जो दूध, पहले कुछ घंटों का या पहले कुछ दिनों का जो दूध है, उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बीमारियों से बच्चे को बचाते हैं, बहुत सारी इन्फेक्शन से बचाते हैं, खास करके पेट की इन्फेक्शन या फिर छाती की या निमोनिया, इनसे बच्चे को बचाव रहता है। ये भी देखा गया है कि जब वो बच्चे जिन्होंने माँ का दूध पिया होता है वो बड़े हो जाते हैं तो उनको आगे चल के ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, हार्ट अटैक की बीमारी ये बहुत कम होती है। मोटापा, एलर्जी, कई चीज़ों की वो सब कम होती हैं उन बच्चों में। तीसरा, माँ को क्या क्या फ़ायदे हैं इसके? जी सबसे मेन फ़ायदा तो ये है कि बहुत आसान है। ऊपर का फीड दे रहे हैं तो हर बार मदर को बॉटल बॉयल करना है, दूध गर्म करना है, रात के 2 बजे भी अगर फीड का टाइम है तो उस टाइम पे उठ के देना है। तो माँ को सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि बहुत कन्वीनियंस है, कभी भी कहीं भी बच्चे को फीड करा सकती है। दूसरा, उसकी अपनी सेहत के लिए ये देखा गया है कि कुछ कैंसर्स जो माएँ बच्चों को दूध पिला रही हैं उनको कुछ कैंसर्स होने के चांस कम हैं, लाइक ओवरी के कैंसर। जी दूसरा, जो माँ अक्सर काफ़ी वज़न बढ़ा लेती हैं प्रेगनेंसी में, वो फैट जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाता है वो कुदरत की तरफ से इसीलिए है कि आगे वो फैट जो है ब्रेस्ट फीडिंग के रूप में वो फैट यूटिलाइज होता है। जी और जो मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करती तो वो फैट उनका ठीक से कम नहीं होता और वो आगे चल के थोड़ा मोटापे की तरफ चलती है। डॉक्टर, तो अब हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की। एक बच्चे के लिए कौन कौन सी वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हैं? भारत सरकार की तरफ से काफ़ी सारे वैक्सीन्स हैं जो कि फ्री में दिए जाते हैं। वो ये माना जाता है कि वो बहुत ज़रूरी हैं और कितनी भी कीमत पे उनको फ्री में देना चाहिए। तो उसमें 6 वैक्सीन हैं जो कि भारत सरकार फ्री में देती है, जो कि हम लोग एसेंशियल वैक्सीन्स बोलते हैं, जो कि देने ही देने हैं क्योंकि वो सरकार फ्री में प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा भी कुछ और वैक्सीन जो नए आए हैं जो महंगे हैं, इस कारण से सरकार नहीं प्रोवाइड कर पा रही, लेकिन वो भी ज़रूरी हैं। जो 6 सरकार दे रही हैं वो एक टीबी के लिए है, पोलियो के लिए है, डिप्थीरिया है, पर्ट्यूसिस है, टेटनस है और मीज़ल्स है। ये 6 वैक्सीन जो है सरकार प्रोवाइड करती है जो कि एसेंशियल है ही हैं। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी है
जो कि पीलिया के बचाव के लिए है। एक हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है, वो भी पीलिया एक तरह का जो जिसको हेपेटाइटिस ए बोलते हैं उससे बचाती है। और टाइफाइड वैक्सीन, ये वैक्सीन हमारे, और इनके अलावा एक दिमागी बुखार से बचाने के लिए वैक्सीन होता है जिसको हम हिब वैक्सीन बोलते हैं, मेनिंजाइटिस की रोकथाम के लिए। ये वैक्सीन ज़रूरी हैं, जो इनको ले सकते हैं या इनकी कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं उनको बिल्कुल लगवाना चाहिए। डॉक्टर, तो कौन सी उम्र तक वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए? वैक्सीनेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक प्राइमरी वैक्सीनेशन हम बोलते हैं और फिर उसके बाद बूस्टर डोजेस बोलते हैं। जो प्राइमरी वैक्सीनेशन है वो इन 6 बीमारियों के लिए 9 महीने तक पूरा हो जाता है। उसके बाद बूस्टर डोजेस होते हैं जो कि 1.5 साल पे और फिर 4.5 से 5 साल पे होते हैं जी। उसके अलावा भी, क्योंकि आजकल नई नई बीमारियां आ रही हैं, उसके अलावा भी बड़ों में भी कुछ वैक्सीन हैं जो कि बड़ों में भी लगने चाहिए। जब हम बच्चों के वैक्सीन की बात कर रहे हैं तो जो रूटीन वैक्सीनेशन है, प्राइमरी वैक्सीनेशन 9 महीने तक हो जाती है। उसके बाद बूस्टर डोज होते हैं 1.5 साल पे और 4.5 से 5 साल। तो वैक्सीनेशन हमें कहाँ से करवानी चाहिए? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है शायद, ख़ास करके जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट सेटअप में नहीं जा पाते किसी कारण से। गवर्नमेंट सेटअप की कुछ अपनी परेशानियां हैं, राष्ट्र के कारण या किसी कारण से। तो मैं ये कहूँगा जो भी संस्था या इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल, नर्सिंग होम जो वैक्सीन्स को उनकी रिक्वायर्ड रख रखाव के हिसाब से रख रहा है, सारे वैक्सीन का कुछ टेम्परेचर फिक्स होता है कि वो कहाँ पे स्टोर और कैसे स्टोर किए जाने चाहिए ताकि उनका इफेक्टिवनेस मेंटेन रहे। जो भी संस्था ये मेंटेन कर रही है वहाँ वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। तो बहुत सारे प्राइवेट नर्सिंग होम या प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी ये सारी चीज़ें मेंटेन करते हैं जिसको हम कोल्ड चेन बोलते हैं। कोल्ड चेन वो वैक्सीन की मेंटेन होनी चाहिए, राइट फ्रॉम जहाँ से वैक्सीन बन के निकल रहा है, जहाँ तक वैक्सीन जाएगा, बच्चे को लगाया जाएगा, वहाँ तक वो पूरी कोल्ड चेन मेंटेन होनी चाहिए। जो भी संस्था ये मेंटेन कर रही है इसका मतलब वैक्सीन कारगर होंगे, वहाँ पे वैक्सीनेशन करवाई जा सकती है। डॉक्टर, क्या कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं भारत सरकार की तरफ से जो बच्चों की हेल्थ के लिए चलाए जा रहे हैं? हेल्थ के लिए तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। अगर हम वैक्सीनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन के लिए जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है उसको हम यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बोलते हैं जी। जिसमें ये 6 वैक्सीनेशन के बारे में जो मैंने बात किया, जो ज़रूरी वैक्सीन हैं वो इंक्लूडेड हैं और वो फ्री पूरे भारतवर्ष में सभी बच्चों को सरकार फ्री उपलब्ध करवाती है जी। उसके अलावा एक पल्स पोलियो प्रोग्राम है, सबको पता होगा कि पोलियो को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का टारगेट है कि हिंदुस्तान में कोई पोलियो का केस नहीं होना चाहिए। उसके लिए सरकार बहुत ज़ोरों शोरों से काफ़ी सालों से ये प्रोग्राम चला रही है और काफ़ी सक्सेस मिला है। तो पल्स पोलियो प्रोग्राम एक और प्रोग्राम है जो वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग है। इसके अलावा बीच बीच में जैसे कोई इन्फेक्शन फैल जाता है, जैसे पीछे स्वाइन फ्लू का हुआ था, तो उसके लिए भी सरकार बीच बीच में इस तरह का बीमारियों का जब आपदा आती है, एपिडेमिक आता है, तो बीच बीच में वैक्सीनेशन सरकार प्रोग्राम चलाती है। तो डॉक्टर, क्या पल्स पोलियो की वैक्सीनेशन कितनी बार देनी चाहिए बच्चों को? इसका भी कोई नियम है? कितनी बार देनी चाहिए इसका कोई नियम नहीं है। नियम ये है कि 5 साल से छोटे बच्चे सबको, जो भी 5 साल से छोटे हैं उनको पल्स पोलियो का वैक्सीन देना चाहिए, रिगार्डलेस कि उसने पहले पोलियो वैक्सीन जो रूटीन वैक्सीनेशन में कब लिया है जी। वो ध्यान में ना रखते हुए जब भी पल्स पोलियो का दिन हो जी। सारे बच्चे जो कि 5 साल से छोटे हैं उनको पल्स पोलियो देना चाहिए जी। डॉक्टर, बच्चों में आमतौर पर हेल्थ प्रॉब्लम कौन सी हैं जो पाई जाती हैं? आम हेल्थ प्रॉब्लम बच्चों में सबसे पहले तो है इन्फेक्शंस। उनमें सबसे कॉमन है वायरल इन्फेक्शंस। वायरस हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारा लाखों करोड़ों की तादाद में भरे हैं और बच्चे जो कि उनको एक्सपोज नहीं होते इतनी छोटी उम्र में, हम बड़े आस्ता आस्ता उन सारे वायरसेस को एक्सपोज होके हम इम्यून हो जाते हैं, लेकिन बच्चे इम्यून नहीं होते तो इनको वायरल इन्फेक्शंस बहुत कॉमन और फ्रीक्वेंट होती हैं और वो अक्सर सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, बुखार इस रूप में आती हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं हम लोग, वो कॉमन है, सबसे कॉमन। उसके बाद हैं पेट की इन्फेक्शंस। उनमें भी ज़्यादातर कारण जो है वायरल इन्फेक्शन ही होता है। वायरल इन्फेक्शन में डायरिया हो जाता है जी। उसके बाद हैं कुछ विटामिन्स की कमियाँ, लाइक विटामिन डी की कमी, विटामिन ए की कमी, आयरन की कमी या हीमोग्लोबिन
की कमी जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, अक्सर वो खाने पीने की कमी से होते हैं जिसको हम न्यूट्रिशनल एनीमिया बोलते हैं। ये एक और कॉमन प्रॉब्लम है। डॉक्टर, तो कोल्ड कॉमन जैसी प्रॉब्लम ये बच्चों में ज़्यादा क्यों होती है? हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये वायरस से होती है कॉमन कोल्ड। और वायरस जो है, छोटी उम्र का बच्चा अभी इतने वायरसेस से एक्सपोज नहीं होता है। जब भी कोई नए वायरस की इन्फेक्शन आती है तो उसको ये खांसी, जुकाम, बुखार के सिम्टम शुरू हो जाते हैं। जब अगली बार वो वायरस की इन्फेक्शन होती है तो उससे वो ऑलरेडी इम्यून होता है, तो नहीं होते उसको वो सिम्टम्स। जी, तो इसके लिए प्रिकॉशंस क्या रखे जा सकते हैं? इसके लिए कोई ख़ास प्रिकॉशंस नहीं हैं जी, पर तब भी जो थोड़ी बहुत प्रिकॉशंस घर में ली जा सकती हैं, जैसे किसी बड़े को अगर वायरल बुखार है या वायरल इन्फेक्शन है जी, और सर्दी जुकाम खांसी हो रहा है तो वो बच्चे से थोड़ा अलग रहे, जी, उसके पास में आके खांसी ना करे, छींके ना, अगर छींके भी तो आगे रुमाल या कुछ, जिसको हम रेस्पिरेटरी आइसोलेशन बोलते हैं, मतलब सांस से जो भी वायरस निकलेंगे तो वो बच्चे को इन्फेक्शन कर सकते हैं। जी। डॉक्टर, एक है वॉर्म इन्फेस्टेशंस, जी, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और ये इसका इलाज क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है? वर्म इन्फेस्टेशंस का मतलब है कुछ कीड़े हमारे शरीर में आ जाते हैं। जी, कई बार वो स्किन में हो सकते हैं, हेयर में हो सकते हैं, या कई बार वो अंदरूनी ऑर्गन्स में लाइक पेट में, इंटेस्टाइन में चले जाते हैं, जिसको हम वर्म इन्फेस्टेशंस बोलते हैं। ये अक्सर गंदगी से आते हैं। अगर खाने पीने में कोई गंदगी है तो पेट में कीड़े जाने का खतरा होता है। जी, अगर कपड़ों में या रोज़ स्नान ना करने से, गंदे कपड़े होने से, गंदे बिस्तर होने से, घर में किसी और को अगर उस तरह की परेशानी है तो उसके साथ सोने से, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ये बच्चे को आ सकते हैं। जी, इससे रोकथाम यही है कि हमें सफाई का जितना ज़्यादा ध्यान रख सकें उतना करना है। जी, दूसरा, हर हाथ का हाइजीन बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद अच्छे से हाथ धोने चाहिए। नेल्स हमेशा काट के रखने चाहिए, ताकि अक्सर जो मिट्टी में हाथ लगाते हैं बच्चे तो नेल्स में वो चीज़ें घुस जाती हैं, छोटे कीड़े, जो कि खाना खाते वक्त पेट में जा सकते हैं। जी डॉक्टर, तो न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या है और हम इससे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? न्यूट्रिशनल एनीमिया इस कारण से होता है कि छोटे बच्चे खाने पीने के लिए बड़ों पे निर्भर हैं, खास करके 2 साल से छोटे बच्चे। और अक्सर जैसे आजकल का खान पान है, हरी सब्जियां, फ्रूट्स बच्चे कम खाते हैं और इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा, लाइक चिप्स हो गया, ये चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह के खान पान से आयरन की कमी होती है। इन चीज़ों में आयरन नहीं मिलता। जिन चीज़ों में आयरन होता है, जैसे हरी सब्जियां, फ्रूट्स, वो बच्चे को ज़्यादा देने होते हैं। जी, और ये हिंदुस्तान में बहुत ही कॉमन है। उसका दूसरा कारण ये है कि जो पेट में कीड़े हैं वो बहुत सारे बच्चे का जो उसने खाया है उसको निकल जाते हैं और आयरन की कमी उनसे भी होती है। दूसरा, वो पेट में काटने से जो आंते हैं वहाँ से खून निकलता है, तो खून लैट्रिन के रास्ते बाहर आ जाता है, तो उससे और बच्चे को खून की कमी होती है। तो ये 3-4 चीज़ें मिलके बच्चे को एनीमिया कॉज करती हैं। जी, तो इसके लिए फिर से वही कीड़े बच्चे को पेट में ना जाएं जी, और खाने पीने का हम सही ध्यान दें, तो इससे बचा जा सकता है। हिंदुस्तान में ये इतना आम है, इसलिए मेडिकली या हिंदुस्तान के हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्थ मिनिस्ट्री में ये रिकमेंडेड है जी, कि बच्चों को आयरन एक्स्ट्रा देना चाहिए। खाने के अलावा आयरन हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। आयरन के टॉनिक आते हैं, आयरन के सिरप आते हैं, जो कि 4 से 6 महीने की उम्र से शुरू करके जी, जब तक 1.5 साल तक बच्चे को देने चाहिए। जी। डॉक्टर, रिकेट्स की भी कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है बच्चों में, ये क्या है और इनकी प्रिवेंशन क्या है? रिकेट्स का मतलब है विटामिन डी की कमी, और इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं। और विटामिन डी की कमी क्यों होती है? जी, विटामिन डी जो है शरीर में सनलाइट की वजह से बनता है। तो सनलाइट एक्सपोजर जो कि आजकल के रहन सहन में काफ़ी कम हो गया है, हम अपने बच्चों को हमेशा काफ़ी प्रोटेक्ट करके रखते हैं, धूप में बिल्कुल नहीं जाने देते हैं। जी, तो पहले जबकि रिकेट्स इतना आम नहीं था, अब जैसे जैसे एसी कल्चर आ रहा है, हम हमेशा घर के अंदर ही रिस्ट्रिक्ट रहना चाहते हैं, खास करके जो
हाई इकोनॉमिकल क्लास के लोग हैं, इनमें अब ज़्यादा ये कॉमन पाया गया है। पहले ये गरीब लोगों में पाया जाता था खाने पीने की कमी से, पर आजकल जो हम देख रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, ओपीडीज़ में, कि जो बाकी हर तरह से जिनको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है और वो इकोनॉमिकली साउंड हैं, उनके बच्चों को ये विटामिन डी की कमी अक्सर देखी जा रही है। और उसका कारण यही है कि वो हमेशा अंदर रहते हैं, कवर्ड रहते हैं, धूप में कभी भी उनको बच्चों को जाने नहीं दिया जाता। तो कुछ हद तक या थोड़ी बहुत धूप बच्चे की सेहत के लिए ज़रूरी है। रिकमेंडेड ये है कि हम हफ्ते में कम से कम आधे से 1 घंटे की धूप बच्चे को चाहिए। डॉक्टर, जैसे कि हमने बात की कि बच्चों में विटामिन की कमी हो जाती है, उनमें से एक विटामिन है विटामिन ए की कमी, उसकी प्रिवेंशन क्या है? विटामिन ए जो है उससे नज़र कमज़ोर होती है विटामिन ए की कमी से। इसका प्रिवेंशन ये है कि सरकार ने ये भी प्रोग्राम में रखा है, जब बच्चे वैक्सीन के लिए जाते हैं जी, 9 महीने का वैक्सीन जब लगता है जो कि खसरे का होता है, 1.5 साल का जब बूस्टर होता है, तो ये रूल ये है कि 6 महीने की उम्र के बाद से हर 6 महीने पे सरकारी अस्पतालों में विटामिन ए बच्चों को पिलाया जाता है और उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं विटामिन ए की कमी को। वैसे कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, जिसमें गाजर है, जिसमें पपाया है, गुआवा है। ये चीज़ें हैं जिनमें विटामिन ए की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ें हम ज़्यादा सेवन करें तो विटामिन ए की कमी को रोक सकते हैं। डॉक्टर, बीमारियों से बचने के लिए बच्चों को हाइजीनिकली कितना क्लीन रखना ज़रूरी है? हाइजीन की इम्पोर्टेंस तो मुझे लगता है सब लोग जानते हैं और अच्छे से समझते हैं। कहीं भी कोई हेल्थ के बारे में अगर बात होती है तो हाइजीन की तो बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सफाई जो है वो आदि बीमारियों का, अस्पताल में भी हम यही बोलते हैं कि सफाई रखने से आदि बीमारियों का बचाव या निवारण हो सकता है। बच्चों में खास करके ये और भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपनी सफाई का खुद ठीक से ध्यान नहीं रखते। तो बच्चों की सफाई का जो जिम्मेवारी है वो पेरेंट्स को या मदर्स को या फादर को होनी चाहिए। और बच्चे अक्सर सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, बाहर मिट्टी में खेलते हैं, तो ऐसे में जब भी वो खेल के आते हैं अच्छे से साबुन से हाथ धोने चाहिए, उनके नेल्स हमेशा काट के रखने चाहिए। और गर्मियों के मौसम में खास करके सुबह और शाम 2 बार बात कर सकते हैं जी। तो इस तरह की बेसिक हाइजीन की हम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें तो बीमारियां होने के चांस काफ़ी कम हो जाएंगे। बिल्कुल डॉक्टर, आप हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी।